नमस्कार, जोहार, जय हिंद। जैसा कि हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों का जो है लगभग हर कोशिकांग खत्म हो चुका था। और आज हम लोग और मैंने कहा था कि इसमें दो ही टॉपिक बचा हुआ है, सेल डिवीजन। सेल हम लोग को साइकिल पढ़ना है, उसमें माइटोसिस और माइटोटिक पढ़ना है हम लोग को। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक जो होने वाला है वो आपका होने जा रहा है सेल डिवीजन में भी सेल साइकिल क्या होता है। यहाँ से काफ़ी हद तक प्रश्न आने की चांसेस रहते हैं। तो इस टॉपिक को काफ़ी इजी वे में, काफ़ी आसान भाषा में हम लोग को समझना है और मैंने ये कोशिश की है कि जो भी आप लोग को समझाऊं काफ़ी आसान भाषा में समझाऊं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक सेल चैप्टर जितना भी मैंने कंप्लीट किया है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और आप लोग उसका रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए, तो आज जो है हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल के बारे में। तो जैसा कि बेसिकली हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी जीव की शुरुआत या फिर किसी भी पादप हो, प्लांट हो या फिर कोई एक मानव हो, ठीक है, हर किसी की शुरुआत एक कोशिका से होती है। बाद में चलकर क्या होता है, वो कोशिका का डिवीजन होता है, पुनः डिवीजन होता है और डिवीजन होते होते क्या होता है, एक कंप्लीट हम लोग मानव बनते हैं, एक कंप्लीट पादप बनता है। देखिए, एक चीज है कि कोशिका का दो गुण होता है, एक तो उसमें जनन होना, एक उसमें वृद्धि होना। और इसी जनन और वृद्धि के कारण ही क्या होता है, किसी भी जीव का भी क्या होता है, विकास होता है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इसका भी एक न एक क्या है कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के तहत क्या होना, उसका रिप्रोडक्शन होना तथा उसका ग्रोथ होना। तो आज बेसिकली हम लोग इसी चीज को पढ़ने वाले हैं और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सेल साइकिल को, कि कैसे कोई भी सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसको कितना समय ले रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बेसिकली अपना बात करें तो एक मानव को एक कंप्लीट सेल साइकिल को कंप्लीट करने में 24 आवर्स का समय लगता है। ये आपका एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है 11 का। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों को क्लास 11, क्लास 12 प्लस ग्रेजुएशन के बहुत ही चुने हुए पॉइंट्स के थ्रू ही आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मानव में सेल साइकिल होने में टोटल 24 आवर्स का समय लगता है, जबकि वहीं पर अगर बात करें ईस्ट में 90 मिनट का समय लगता है। ये भी आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आप लोग सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मानव में 24 आवर्स, ईस्ट में 90 मिनट का समय लगता है। चलिए, तो आज का चैप्टर का शुरुआत किया जाए। देखिए, क्या है कि कोई भी जीवन की शुरुआत किससे करता है, एकल कोशिका यानी कि सिंगल कोशिका से करता है, सिंगल सेल से करता है। कोशिका का अपना मुख्य गुण धर्म क्या है, तो एक तो उसमें वृद्धि करना, एक जनन होना। इन्हीं दो गुणधर्म के कारण है क्या होता है, सेल साइकिल कंप्लीट हो पाता है। जैसे कि देखिए, अगर शुरुआत वहां क्या लिखा हुआ है, सिंगल सेल से शुरुआत होता है, तो जो सिंगल सेल है अगर उसको क्या हम लोग कहते हैं, पेरेंट सेल। जब ये क्या होता है, डिवाइड होकर के क्या होता है, जब दो भागों में टूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, संतति कोशिका यानी कि डॉटर सेल। ये हो गया पेरेंट सेल, ये हो गया इसका डॉटर सेल। तो इसके बारे में आगे समझना है हम लोग को। देखिए, कोशिका विभाजन के दौरान दो घटना होती है। जब कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है, तो इसके दौरान मेनली कितनी घटनाएं होती है, दो घटनाएं। सबसे पहली जो घटना होती है वह डीएनए का प्रतिकृतियन यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन वर्ड को मैंने पिछले क्लासों में समझाया हुआ है कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि अपने जैसा किसी का निर्माण करना या बना पाना। डीएनए का क्या होता है? प्रतिकृनन। या कोशिका का क्या होना? वृद्धि होना। देखिए इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग कि अगर आप लोग में से किसी ने जब पीछे का एक सीरियल देता था, धारावाहिक देता था शक्तिमान, तो उसमें क्या था? एक डॉक्टर जेकाल था जो शक्तिमान का एक क्लोन बनाता था। वो क्लोन को हम लोग मान सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, उसको हम लोग रिप्लिकेशन कह सकते हैं। चलिए समझिए, यह एक क्या है? घटना है। कौन? सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? यह एक घटना है जिसमें कोशिका के डीएनए का क्या हो रहा है? द्विगुणन यानी कि डुप्लीकेशन, डीएनए डबल हो रहा है। साथ ही कोशिका की वृद्धि हो रही है तथा अन्य रचनाएं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, जितने भी हम लोग ने अभी तक ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उन सभी का क्या होता है यहाँ पर? द्विगुणन यानी कि या फिर यूँ बोले कि निर्माण होता है। चाहे वो न्यूक्लियस हो गया, आज जितने भी हैं। देखिए जब इन सभी का निर्माण हो जाता है या फिर डबल हो जाता है तो कोशिका दो संतति कोशिकाओं में यानी कि जो पेरेंट सेल था वो दो डॉटर सेल में टूट गया या फिर विभक्त हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। समझना क्या है? यहाँ से आपको समझना एक ही चीज़ है कि जब भी सेल साइकिल होता है तो सेल साइकिल है क्या? यह एक प्रक्रिया है। ये जो पूरा लाइन है यह क्या समझाना चाह रहा है आपको कि सेल साइकिल एक क्या है? प्रक्रिया है जिसके थ्रू क्या हो रहा है? डीएनए एक तो डबल हो रहा है यानी कि उसका डुप्लीकेशन हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि उसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका भी निर्माण हो रहा है। अब जब सभी क्या हो रहा है? ऑर्गेनेल्स का निर्माण हो जा रहा है तो इससे क्या होगा? इसके बाद ही क्या होता है कि सेल टूट करके यानी कि डिवाइड होकर के अपने संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। देखिए कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल। देखिए सेल साइकिल में मेनली हम लोग को दो फेज के बारे में जानना है या पढ़ना है। एक को बोलते हैं अंतरावस्था, हिंदी में इसको इंग्लिश से बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज कहते हैं। देखिए अगर इस फिगर को आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? आपका इंटरफेज है। बाकी ये क्या है? माइटोटिस फेज यानी कि एम फेज इसी को बोलते हैं। चाहे तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक दिखा सकते हैं एम फेज को, है ना। यानी कि सेल साइकिल में दो फेज आते हैं, एक एम फेज, ए मीन्स क्या हो गया? माइटोटिस फेज, और सेकंड होता है इंट्राफेज। ध्यान दीजिए क्या हो गया यहाँ पर? इंट्राफेज। अभी आप लोग फिगर में देखे होंगे कि इंट्राफेज सबसे बड़ा होता है। एम फेज से क्या था? ये बड़ा था, यानी कि टोटल 95% अकेला होता है इंट्राफेज। यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों में बड़ा कौन होता है, तो इंट्राफेज होता है 95%, जबकि एम फेज होता है मात्र 5%। ये होता है मात्र 5% होता है। ध्यान दीजिए कि अभी जब फिगर आप लोग देखे होंगे तो इंटर जो फेज था, जो इंटर फेज है पूरा, इसमें 3 फेज पढ़ना है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। जबकि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? 2 फेज पढ़ना है, और दोनों फेज को भी डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, एक को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। वो हम लोग को पढ़ेंगे बाद में। देखिए G1 फेज, एस फेज और आपका G2 फेज। ध्यान दीजिए कि जो अंतरावस्था होती है यानी कि जब इंटर फेज होता है, यह 2 एम फेज के बीच में आता है। समझिए ध्यान से कि जैसे कि ये आपका G1, एस और G2 ये क्या है? इंट्राफेज है। इसके पहले भी एक एम फेज आया होगा, इसके बाद ये आया, फिर एक एम फेज आया, यानी कि इन 2 एम फेज के बीच में क्या आया? इंट्राफेज आया। फिर देखिए
इसके बाद क्या आया, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। ये क्या है आपका इंट्रा फेज है, इंटर फेज है। इसका क्या आता है आपका एम फेज आया। ठीक है, इसके बाद आपका एम फेज आया है। ठीक है, एम फेज आता है। देखिए तो यहां से अगर ध्यान देते हैं तो ये एम फेज, अब आते हैं एम फेज की ओर। तो ये जो एम फेज है इसको एक्टिव डिवाइडिंग फेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिव डिवाइडिंग फेज। क्यों कहते हैं, क्योंकि मुख्यतः कोशिका का विभाजन यहीं पर होगा, कोशिका का विभाजन यहीं पर होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि एम फेज को भी पुनः दो भाग बांटेंगे हम लोग। एक को बोलते हैं केंद्रक विभाजन, एक को बोलते हैं कोशिका द्रव विभाजन फेज। ध्यान दीजिएगा कि ये जो केंद्रक विभाजन होता है यह पहले होगा और ये बाद में होगा। यानी कि पहले क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, उसका कोशिका द्रव का विभाजन होता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका केंद्रक विभाजन है इसके बेसिस पे इसको क्या करते हैं, इसको चार फेज में बांटते हैं। एक को बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसको याद कर लीजिए PMAT से, PMAT से याद कर लीजिए। और इसको सीक्वेंस में याद करना है, पहले P आएगा, तब M आएगा, तब A आएगा, तब होगा T आता है। ध्यान दीजिए, शुरुआत करते हैं अंतरावस्था से। देखिए अंतरावस्था क्या है, तो सेल साइकिल की सबसे लंबी फेज है, ये देख चुके हैं क्योंकि अकेला कितना है 95% है। इसे विश्राम प्रावस्था कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, विभाजन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, चूंकि विभाजन नहीं होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, विश्राम प्रावस्था कहते हैं, विश्राम प्रावस्था कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उपापचय की दृष्टि से यानी कि मेटाबॉलिक देखा जाए, मेटाबॉलिकली देखा जाए अगर, तो क्या होता है, यह सक्रिय फेज है। क्यों सक्रिय फेज है, इसका एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यह क्या है, सक्रिय है। ठीक है, क्योंकि इसी में आपका क्या होगा, देखिए विश्राम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे बहुत सारे क्या हो रहा है, ऑर्गेनेल्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है, डुप्लीकेशन हो रहा है डीएनए का, तो इसलिए क्या है, सक्रिय फेज है। गुणसूत्र यहाँ पे कैसे होती है, धागेनुमा होती है, और वो जो धागेनुमा जो गुणसूत्र होती है उसका निर्माण किससे हुआ है, क्रोमैटिन धागा से हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि अंतरावस्था में गुणसूत्र कैसी होती है, धागेनुमा होती है, और इस धागेनुमा जो गुणसूत्र होती है उसका निर्माण क्रोमैटिन धागों से होता है, क्रोमैटिन धागों से होता है। इसके 3 चरण होते हैं अंतरावस्था के, अंतरावस्था के 3 चरण होते हैं, G1, S, G2। और इसके बारे में कौन कहे थे, हवार्ड और पैल्क ने कहा था। इन दो साइंटिस्ट को आप लोग को याद रखना है, हवार्ड और पैल्क। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग G1 से। देखिए इससे ग्रोथ पीरियड, G का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ पीरियड, गैप 1 या प्री सिंथेसिस फेज। अब प्री सिंथेसिस क्यों कहते हैं ये समझते हैं। देखिए G1 के बाद क्या हो रहा है, डीएनए का संश्लेषण हो रहा है, डीएनए क्या हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है, इसलिए क्या कहते हैं इसको प्री, यानी कि संश्लेषण से पहले वाला फेज है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको प्री सिंथेसिस फेज भी कह देते हैं। यह एम फेज और क्या हो रहा है, एस फेज के बीच में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका एम फेज और आपका एस फेज के क्या है बीच में, ये देखिए पूरा का पूरा क्या है आपका एम फेज है यहाँ तक, तो ये मान के चलते यहाँ तक एम फेज हो गया, ये हो गया G1 बीच में, और यहाँ क्या है आपका एस, यानी कि एस और पूरा पूरी एम के क्या रहा है, ये बीच में आता है। ध्यान दीजिएगा, यह एम फेज और एस फेज के क्या आता है, बीच में आता है। यह इंटरफेज की सबसे लंबी फेज है, ध्यान देने वाली बात है। यह इंटरफेज की क्या है, सबसे लंबी फेज होती है। इस फेज में होता क्या है, तो कोशिका विभाजित नहीं होती है, लेकिन विभाजित होने का
निर्णय लेती है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में फंसा सकता है आपको। अगर आपसे ये पूछे कि कोशिका विभाजन किस में, याद रखिएगा एम फेज में, लेकिन निर्णय किस में ले रही है, तो जीवन फेज में। इस फेज में क्या हो रहा है कि कोशिका का वृद्धि एवं विकास होता है, यानी कि क्या हो रहा है, निर्णय ले रही है और डिवाइड होने के लिए क्या हो रहा है, उसका वृद्धि और विकास हुआ शुरुआत में ही। इस फेज में प्रोटीन व आरएनए का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा कि इसी फेज में क्या हुआ है, सभी फेज में एक न एक निर्माण होगा, उसको याद रखना, एग्जाम में पूछता है। ऐसा नहीं है कि गड़बड़ कर दीजिएगा आप लोग, सब सीक्वेंस वाइज है, आपको याद रखना है। इस फेज में क्या हुआ, प्रोटीन और आरएनए का निर्माण हुआ। इसी फेज में कोशिका विभाजित होने का निर्णय ले रही है। इस फेज में कोशिका का वृद्धि एवं विकास हो रहा है और ये उपापचय की दृष्टि से क्या है, सक्रिय होती है। बाकी फिगर तो समझ चुके हैं आप लोग। चलिए आगे देखिए, आता है एस फेज। इसको क्या बोलते हैं, संश्लेषी प्रवस्था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए का संश्लेषण। फिगर में देख चुके हैं हम लोग, यहाँ क्या है, डीएनए का संश्लेषण हो रहा है। यह G1 व G2 के मध्य है। फिगर में देख पा चल रहा है, G1 G2 के मध्य क्या है, एस है। यहाँ डीएनए का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन होता है। यहाँ डीएनए का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन, यानी कि डबल हो रहा है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर ये पहले 2C था तो कितना हो जाएगा, 4C। क्वेश्चन पूछ सकता है, बट गुणसूत्र का यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होता है। अगर ये G1 में 2N था तो एस में भी क्या हो जाएगा, 2N ही रहेगा। यानी कि डीएनए का तो हो रहा है डुप्लीकेशन, पर गुणसूत्र का नहीं हो रहा है। याद रखने वाला पॉइंट्स है। इस प्रावस्था में क्या होता है कि डीएनए जो होता है, पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पर क्यों पाया जा रहा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है। सेंट्रोइल्स, तारकाय, ये पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। सेंट्रोइल्स यानी कि तारकाय का भी क्या हो रहा है, द्विगुणन, यानी कि डुप्लीकेशन हो रहा है। तो एस में डीएनए का डुप्लीकेशन, सेंट्रोइल का डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे क्या होता है, सक्रिय रहता है। ये सब ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, आते हैं G2 फेज की ओर, गैप टू ग्रोथ पीरियड। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब ये एम फेज के पहले आ रहा है और एम फेज में कोशिका डिवाइड हो जाती है, मतलब यहाँ पे ये पूर्ण रूप से क्या कर देगा, उसका वृद्धि और विकास कर देगा ताकि वो टूट पाए। तो इस प्रावस्था में क्या होता है, यह और अधिक कोशिका का वृद्धि और विकास करता है। मैंने कहा था अभी, यहाँ पे प्रोटीन तथा आरएनए का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन तथा आरएनए का निर्माण हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि का डुप्लीकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन कहाँ पर, G2 फेज में। आते हैं एम फेज की ओर हम लोग, यानी कि माइटोटिक फेज। यह क्या होता है, एक्टिव डिवाइडिंग, क्योंकि डिवाइड यहीं पर होना है तो एक्टिव डिवाइडिंग तो फेज रहेगा ही रहेगा। इसका भी 2 फेज होता है। एक को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस फेज, जिसमें 4 फेज आपको याद करवाए थे हम सीक्वेंस वाइज, याद होगा आप लोगों को। नहीं याद है तो अगर फिगर को देखिए, PMAT याद किए होंगे आप लोग, PMAT। चलिए आगे बढ़िए। तो ये क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस कितना होता है, 4 चरण में होता है। एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कैरियोकाइनेसिस कितने चरणों में पूरा होता है, तो 4 चरणों में। एक होता है साइटोकाइनेसिस, एक ये फेज था। इन दोनों के पूरा होने के साथ ही क्या होता है कि जो एक सेल था वो 2 सेल में टूट जाता है। यानी कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जैसे ही फेज पूरा होता है, एक सेल 2 सेल में टूट जाता है। ध्यान दीजिए। अब जी नोड कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्यूसेंट। क्यूसेंट का मतलब होता है शांत, चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ जो सेल होता है, एक एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कि हार्ट सेल, जब ये जी नोड फेज में क्या होता है, इंटर हो जाएगा,
तो बताइए कि जी नोड जब शांत है तो क्या यहाँ पर कोशिका का विभाजन होगा? नहीं होगा। कोशिका जीवन स्टेज से बाहर आ जाती है, यानी कि जहाँ पे उसका वृद्धि और विकास हो रहा था कि आगे चल करके क्या हो, उसका डिवीजन हो, वो किस में आ गया? जी नोड में आ गया। अब जी नोड में आने के साथ ही क्या होगा कि उसमें उसका क्या होगा? वृद्धि विकास नहीं हो पाएगा और उसका डिवीजन नहीं होगा। याद रखिएगा कि इसमें सेल मेटाबॉलिकली यह क्या होता है? एक्टिव होता है, पर डिवाइड नहीं करवा पाता है ये। तो देखिए, अब आपका जितना भी टॉपिक है, 2 टॉपिक और बच रहा है आपको, तो वो आपका छोटा छोटा वीडियो होगा, क्योंकि आपका जितना भी लंबा लंबा वीडियो था वो पार हो चुका है और ये चैप्टर मान के चलिए फिनिश है। तो आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आप लोग, ताकि आप लोग पे ज़्यादा प्रेशर ना आए एग्ज़ाम के टाइम पर। तो आई होप आप लोग इस चैप्टर को समझ चुके होंगे। प्रैक्टिस करिए। ये अब ऐसा 2 वीडियो और मिलेगा छोटा छोटा, जो आप लोगों को कभी भी मिल सकता है। ये हो सकता है कि इससे पहले कोई चैप्टर शुरू कर दे, लेकिन आपको 2 वीडियो मिल जाएगा आपको। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि कभी भी आप लोग का एग्जाम जनवरी फरवरी तक आप लोग का ले सकता है। चलिए।